जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों हम लोग 7th क्लास का एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। उसमें 3rd चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट चेक कर चुके थे। आज दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है 4th चैप्टर के बारे में, जिसमें वायु के बारे में मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए जानते हैं वायु के बारे में कुछ विशेष। बोल रहे हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जो इसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। वायुमंडल की 5 परतें होती है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल, और एक होता है बहिर्मंडल बाद में होता है, बीच में एक और मंडल होता है। तो वायुमंडल के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोल रहा है पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर क्या है, निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की रोशनी सूर्य की किरणों हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन में के समय सूर्य की गर्मी को मतलब जल सकते हैं। हम लोग वहाँ पे सहन नहीं कर पाएंगे सूर्य की गर्मी को, रात के समय ठंड को नहीं सहन कर पाएंगे। अतः यह वायु राशि है जिसकी पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है, मतलब रहने योग्य तापमान यही हम लोगों को देता है। अब बोल रहा है यहाँ पे वायुमंडल का संगठन, ये क्या है दोस्तों? वायुमंडल का संगठन इसके क्या कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का क्या है, मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। ऐसे 2 गैसें जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग है। तो पीछे भी हम आपको पढ़ाए थे कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% है, और ऑक्सीजन क्या है, 21% है। और शेष जो कार्बन है, मतलब कार्बन हो गया, आर्गन हो गया, अन्य मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में। जैसे कार्बन की बात करें तो 0.03% है, अगर आर्गन की बात करें तो 0.93% है, अगर सही गैस की बात करें तो 0.04% है। ठीक है, तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हीलियम हो गया, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। ज़्यादातर मात्रा में जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही नाइट्रोजन ही पाया जाता है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। ठीक, बोल रहा है गैस के अलावा धूल कण के छोटे छोटे कण भी जो हवा में मौजूद होते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। बोल रहा है वृत्ताकार में देखिए इसको दिखाया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत लगाए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की क्या है, आवश्यकता है। नाइट्रोजन के देखिए पीछे भी हम आप लोग पढ़े थे और बताए थे हम आप लोगों को कि नाइट्रोजन क्या है, प्राणियों में वृद्धि होने के लिए जरूरी है। तो नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो प्राणियों में वृद्धि नहीं होगा, तो ये पौधे के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी कुछ मात्रा में जाता है, लेकिन फिर उसको हम लोग बाहर भी निकाल देते हैं। हम लोग उसको कोई यूज नहीं है, मतलब ये सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। देखिए पौधों को आवश्यक तो है नाइट्रोजन, लेकिन सीधे तौर पर वो वायु से नहीं ले पाते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन। उनको क्या होता है, मृदा से लेना पड़ता है, मिट्टी से। ठीक है, बोल रहा है मृदा और कुछ पौधे में जड़ों में रहने वाले जीवाणु नाइट्रोजन लेकर के स्वरूप, जिसमें पौधों का मतलब एक जीवाणु पाया जाता है यहाँ पे पौधा के जड़ में एक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को पृथ्वी जल यहाँ से क्या करता है, मिट्टी से क्या करता है, अवशोषित करता है, और वो फिर अंदर से क्या करता है, अपने पौधों को जो है नाइट्रोजन की उपयोगिता प्रदान करता है, और फिर वहाँ पर नाइट्रोजन का उपयोग पौधा करता है। तो इस तरह से उसके सीधे तौर पर वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाता है। बोल रहा है ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य एवं पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष को काटते हैं तो संतुलन क्या होता है, बिगड़ सकता है। तो किसी को फिक्र थोड़े है संतुलन बिगड़ रहा है कि क्या हो रहा है, उसको बस इमारत चाहिए, उसको बस कंपनी, उद्योग, ये सारी चीज़ चाहिए उसको। ऑक्सीजन हमको कटेगा घटेगा कि वायुमंडल का स्तर बिगड़ेगा कि संतुलन बिगड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आजकल के लोग यही सोच रहे हैं हमको इमारत, बड़ी बड़ी इमारत चाहिए, बस हमको इमारत में रहना है। और इमारत में रहने के लिए भी जिंदा रहना तुमको ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा इस पर भी ध्यान दिया जाए। ये बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस लेते हैं। मनुष्य तथा पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस की क्या होती है, बराबर होती है, जिससे संतुलन क्या होता है, बना रहता है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, फिर पौधा लेता है, पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, हम लोग लेते हैं, तो ये सारे इस सब से क्या होता है, संतुलन बना रहता है। जब पौधा ही नहीं रहेगा दोस्तों तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बाहर निकालेंगे वो कौन अवशोषित करेगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर रही ना तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है, अगर थोड़ी मात्रा में है तब तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पृथ्वी पर गर्मी रहना भी बहुत ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का रहना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर उसकी मात्रा बढ़ती है तो हमारी पृथ्वी पर गर्मी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और उससे सारी हिमनदें पिघल सकती है, बाढ़ आ सकती है, बहुत सारी हानियाँ हो सकती है। तो इसलिए ध्यान दिया जाए कि पादपों का जो है ज़्यादा कटाव न किया जाए, उसको वृक्ष आप लोग लगाइए।
ठीक है। जन्म दिवस के अवसर पर वृक्ष लगाना चाहिए। कोई तो 5 जून पे भी वृक्ष नहीं लगाता है, पर्यावरण दिवस पे भी वृक्ष नहीं लगाता है, उसको ध्यान ही नहीं है कि आज पर्यावरण दिवस है, उसको पता ही नहीं रहता है कि आज पर्यावरण दिवस है। मतलब तो इस तरह की चीज़ें हो गई, बस वृक्ष काटने का जो उसको ध्यान रहता है कि वृक्ष काट के यहाँ पे बढ़िया मकान बना दें, या फिर यहाँ पे कोई अच्छी सी चीज़ बना दें, तो इसको क्या है, किस लिए इसको हटाओ, यहाँ पे और गंदा कर रहा है, यही सबके माइंड में बैठ गया है। ठीक है। तो इस तरह के नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान इस पर भी देना चाहिए। बोल रहा है परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है। यह वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। तो देखिए, जब हम लोग कोयला जलाते हैं या फिर खनिज तेल को जलाते हैं, ठीक है, या फिर गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, जितना भी महंगा गाड़ी आ रहा है ना, सब में सबसे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रति वर्ष जो है करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयनीकृत पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है। तो प्रभाव किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई देगा, जब पूरी तरह से दिखाई देगा ना तब। अब देखिए यहाँ पे कुछ बोल रहा है, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। गर्म वायु क्या होती है, फैलती है, हल्की होकर के ऊपर उठती है। ठंडी वायु संघनन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। ठीक है। तो वायु चक्र के बारे में आप लोग पढ़े। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ दे रहा था जो हम नहीं पढ़े थे, आगे निकल गए थे, तो ये हमको आपको बता रहे हैं। बोले कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, क्योंकि वायुमंडल पर क्या होती है, ऊष्मा को पृथ्वी पर रोकती है। हम अभी बोले ना कि पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड करता है, पृथ्वी ऊष्मा को अवशोषण करता है, तो ऊष्मा को रोक करके पृथ्वी पर रखती है, ग्रीन हाउस ये पैदा करती है। इसके अभाव में धरती ठंडी हो जाती है, इस पर रहना असंभव होता, मतलब ये नहीं होता तो धरती पूरी तरह से ठंडा हो जाता, इस पर हम नहीं रह पाते, असंभव था रहना। किंतु जब कारखानों और कोर के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तो ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और भूमंडलीय तापमान, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वो आ जाएगा। तो जैसा हम आपको बता रहे थे सेम उसी बात, तो यही बात तो यहाँ पे बोल रहा है। बढ़ेगा तो दिक्कत है दोस्तों, कम मात्रा में अगर है तो ठीक है, रहना भी जरूरी है, लेकिन उसकी वृद्धि अधिक नहीं होनी चाहिए। बोल रहा है पृथ्वी का सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, इसके गर्मी बढ़ जाएगा तो जो वहाँ पे पृथ्वी पर जो ठंडा प्रदेश है, हिमनद है, क्या होगी, पिघलती जाएगी, जिसके परिणाम समुद्र में आज जल स्तर की वृद्धि हो जाएगी, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगा, अधिक अभी तक इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन भी हो सकता है, जिसके कारण पशु पक्षी और पौधे क्या हो सकते हैं, लुप्त भी हो सकते हैं। ठीक है, कितना हानि हो रहा है लेकिन किसी को पता ही नहीं है। अब आइए यहाँ पे वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में हम लोग बस आप इतना जाने थे कि यहाँ पे वायुमंडल की क्या है, 5 परतें हैं, बस इतना ही जाने थे। लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल इसमें पढ़ने के लिए दे रहा है कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, समताप मंडल या फिर बहिर्मंडल, सारा चीज़ में क्या होता है, मंडल सारी चीज़ में कितना कितना दूर तक फैला है, क्या क्या रीजन सब में होता है, इसका डिटेल यहाँ पे पढ़ने के लिए दिया है। तो आइए इसको जान लेते हैं। बोल रहे हमारा वायुमंडल है जो 5 परतों में विभाजित है। क्या है, 5 परतों में विभाजित है। जो पृथ्वी के सतह से आरंभ होती है, तो पृथ्वी से सतह से आरंभ होंगे तो सतह के ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल आएगा, उससे ऊपर जाएंगे समताप मंडल आएगा, उससे ऊपर जाएंगे मध्य मंडल आएगा, उससे ऊपर जाएंगे बाह्य मंडल आएगा, उससे ऊपर जाएंगे तो बहिर्मंडल आएगा। तो ये 5 परतें होती है वायुमंडल की। अब आइए पढ़ना शुरू करते हैं क्षोभ मंडल से। बोल रहा है यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी परत है, क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण परत है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 13 किलोमीटर तक जो है इसकी औसत ऊंचाई होती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। तो वायु इसी मंडल में उपस्थित होता है दोस्तों, क्षोभ मंडल में ही, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। क्योंकि हमारी सबसे नज़दीक की मंडल है ना, पृथ्वी से ठीक ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल है, तो 13 किलोमीटर तक क्या होगा, क्षोभ मंडल होगा। तो इसी से हम लोग सांस लेते हैं। मौसम के लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, या फिर ओला बर्ष, इसी परत के अंदर होती है। मतलब इसी परत पर कुहासा सब जो देखते हैं आप लोग, वर्षा जो होता है इसी मंडल से होता है। ठीक है। मौसम में जितनी भी परिवर्तन होते हैं ना, सारे जो है क्षोभ मंडल से ही होते हैं। अब आते हैं समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर जाएंगे ना तो 50 किलोमीटर के जो है ऊंचाई तक समताप मंडल का स्थिति रहेगा। क्या रहेगा, समताप मंडल। और यह मंडल दोस्तों बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग क्या होता है, वहाँ पे ना बादल और मौसम संबंधी घटनाएं कुछ भी नहीं होती है। यहाँ दोस्तों हवाई जहाज उड़ने की आदर्श स्थिति होती है। तो हवाई जहाज जो आप उड़ते हुए देखते हैं ना, मुख्य रूप से समताप मंडल में इसकी स्थिति होती है। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ओजोन गैस की परत होती है। ये क्या होती है, ओजोन गैस की परत होती है। परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस को क्या करती है, हमारी रक्षा करती है।
तो कोई बोले कि ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो वो दोस्तों समताप मंडल में स्थित है, समताप मंडल में स्थित है, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पे हवाई जहाज उड़ने की परिस्थिति होती है, तो यहाँ पे है दोस्तों समताप मंडल। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, ये हमारा जो है क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ सीमा है यहाँ पे तक, यानी कि 13 दिया था 13 किलोमीटर तक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, मौसम संबंधी घटनाएं होती है, उसके ठीक ऊपर 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो समताप मंडल है। और समताप मंडल से दोस्तों क्या है, हवाई जहाज उड़ने की स्थिति, वहाँ पे ओजोन परत है। तो ये सारी चीज़ समताप मंडल में। अब आइए बहिर्मंडल, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, समताप मंडल यहीं पे ओजोन परत है, ठीक, समताप मंडल में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड सारी जो हम लोग करते हैं ना, इससे ओजोन परत में छीत होता है, तो हम लोग को क्या करता है, ये नहीं रहेगा तो हम लोग को क्या होगा, पराबैंगनी किरणें सारी जो प्रकाश से निकल करके आती है ना, हानिकारक किरणें, वो धरती पर आएगी, यहाँ पे क्षोभ मंडल में आ जाएगी और हम लोगों को हानि पहुँचाएगी, ठीक है। तो ओजोन परत को छिद्र होने से हम लोग को बचाना चाहिए, और मतलब कम उत्सर्जित करना चाहिए सारे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, फिर बहुत सारे गैस से ओजोन की परत में कामयाब होते हैं। तो ये सबको जो है कम करना चाहिए, ठीक। ज़रा मॉडर्न कम बनिए भी, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आगे चल के, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है मध्य मंडल क्या है, यह वायुमंडल की तीसरी परत है और समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। कितना, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। और अंतरिक्ष में प्रवेश करने का उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। मतलब इस परत में आने पर क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होता है, जल जाते हैं। तो इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों समताप मंडल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये में क्या होता है, मध्य मंडल में उल्का पिंड जब आते हैं तो जल जाते हैं। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है, इतना याद रखिएगा। अब आते हैं बाह्य मंडल के बारे में। तो बाह्य मंडल में अधिक बहुत बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होगा, बहिर्मंडल आयन मंडल, मतलब बहिर्मंडल का ही भाग है आयन मंडल, ठीक। तो इसको आयन मंडल ना कह के बहिर्मंडल आप लोग, सॉरी, बाह्य मंडल आप लोग कहिए। और आयन मंडल कोई कोई जो लोग होते हैं डायरेक्ट आयन मंडल लगा देते हैं। तो आयन मंडल इसका एक भाग है बाह्य मंडल का, नहीं कि मंडल का ही नाम आयन मंडल है। तो वायुमंडल का एक भाग है आयन मंडल, इस परत का भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। कहाँ तक, 400 किलोमीटर तक होता है। और इसमें दोस्तों रेडियो संचार की व्यवस्था होती है। क्या होती है, रेडियो संचार के लिए उपयोगी होता है। तो रेडियो संचार के लिए कोई बोले तो कौन सा मंडल होगा, तो आयन मंडल में जो है रेडियो संचार की उपस्थिति मतलब के लिए उपयोगी होता है। वास्तव में पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत पर पुनः पृथ्वी पर प्रताड़ित मतलब परावर्तित कर देती है। तो इसमें रेडियो तरंगें क्या होता है, वहाँ पे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। अब देखिए आते हैं बहिर्मंडल के बारे में। बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल का, और इसको बहिर्मंडल के नाम से जाना था क्योंकि सबसे बाहर है, सबसे ऊपर है, बहिर्मंडल के नाम से जाने देंगे। उसके बाद दोस्तों वायु की सबसे पतली परत ये होती है बहिर्मंडल। इसमें हल्की गैस होती है, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो इस तरह से इसकी चीज़ें, इतनी चीज़ें थी इसमें, पांच मंडल जिसमें देख लिए। यहाँ पे देखिए क्षोभ मंडल, इसमें क्या होगी, इसमें हो जाएगा मौसम संबंधी घटनाएं होती है। इसमें तो ओजोन परत हो गया समताप मंडल में, या फिर हवाई जहाज उड़ने की स्थिति। और इसकी दोस्तों 13 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है, इतना याद रखिएगा। और फिर उसके बाद समताप मंडल में अगर बात करें तो समताप मंडल जो इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक हो जाएगी। इसमें जहाज मतलब हवाई जहाज के उड़ने की परिस्थिति होती है। ओजोन मंडल होती है, ठीक है, तो ओजोन परत होती है। उसके बाद मध्य मंडल की ऊंचाई दोस्तों 80 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। और इसमें उल्कापिंड आने पर जल सकती है, उल्कापिंड जल जाती है। उसके बाद ये जो है 400 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, कितना तक, 400 किलोमीटर तक होता है वायुमंडल। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। और दोस्तों अंतरिक्ष वगैरह जो है, अंतरिक्ष की स्थिति यहीं पर होती है, संचार वगैरह की। तो बहिर्मंडल तो सबसे बाहर का भाग है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों संचार की स्थिति कहाँ पे होती है, संचार का, तो यहाँ पे याद रखिएगा वायुमंडल। इसी को दोस्तों, इसी का भाग है कौन, आयन मंडल। तो आयन मंडल में मुख्य रूप से संचार की जो है परिस्थिति होती है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं मौसम में जलवायु पे, ठीक है। क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना है। तो भविष्य का अनुमान हम लोग लगाते हैं, क्या आज वर्षा होगी, मौसम को दिन को देख करके लगाते हैं ऐसा अनुमान, हम लोग अभी अपने घर में लगाते हैं। बोल रहा है यदि हम कल्पना करें तो हमारा शरीर एक क्या है, रेडियो, और मस्तिष्क उसके स्पीकर, और मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। तो जैसे हम अगर माने तो हमारा शरीर क्या है, एक रेडियो है, मस्तिष्क उसका स्पीकर मतलब सुनता है, और मौसम वह है जिसके नियंत्रण के लिए हम लोग क्या करते हैं, बटन को छेड़छाड़ करते रहते हैं, छेड़छाड़। तो मौसम वायुमंडल का प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो मौसम किसको कहते हैं, मतलब प्रत्येक घंटे जो बदलता रहता है, दिन प्रतिदिन जो बदलता है उसको क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी भी
किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। मतलब आर्द्र या गर्म मौसम होता है तो किसी को चिड़चिड़ा भी बना सकता है। अच्छा मौसम है या फिर हवादार मौसम है तो हमें आनंद देता है। जैसे हम घूमने की योजना भी बना लेते हैं कि चलिए आज बहुत अच्छा मौसम है, चलिए ज़रा घूमने चलते हैं, ठीक है। बोल रहा है मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु अगर जलवायु की बात करें तो दीर्घ काल में किसी स्थान की औसत जो मौसम होती है ना, उसको कहते हैं जलवायु। क्या आप बता सकते हैं कि हम जलवायु के दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? तो देखिए जलवायु का मौसम का दैनिक पूर्वानुमान हम लोग कर सकते हैं, आज दिन कैसा है, इस तरह का होगा, उस तरह का होगा, लेकिन जलवायु का अनुमान नहीं कर सकते। जलवायु क्या होता है दोस्तों? फिक्स होता है। जलवायु औसत मौसम को दर्शाता है, ठीक है। तो भारत की जलवायु के बारे में आप बता सकते हैं कि मानसून है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे मौसम के बारे में नहीं बता सकते कि भारत में मौसम किस तरह का है। तो मौसम घंटा में भी परिवर्तन हो सकता है, दिन में परिवर्तन हो सकता है, दिन प्रतिदिन परिवर्तन, मिनट में भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जलवायु उसका क्या होता है? औसत होता है। मौसम का औसत परिवर्तन होता है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा 2 करोड़ भाग के केवल 1 भाग, मतलब 2 अरबवाँ, ठीक है? 2 अरबवाँ ही प्राप्त करती है। अरब लिखा हुआ है दोस्तों। ये हम गिन रहे थे, ठीक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 करोड़, अरब ठीक है? तो ये 2 अरब जो है वहाँ भाग प्राप्त करती है। पृथ्वी के जितना सूर्य का ऊष्मा है ना, पृथ्वी उसका मतलब 2 अरबवाँ भाग ही 1/2 अरब लिखेंगे ना, तब उसका इतना ही भाग जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो सोच लीजिए सूरज में कितना ऊर्जा है। बोल रहा है तापमान के बारे में। यहाँ पे आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हो वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन या और रात में ही नहीं बदलता, लेकिन बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। मतलब दिन रात में भी नहीं, लेकिन मतलब ऋतु के अनुसार भी जो बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होते हैं। शीत ऋतु की अपेक्षा जो है ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होते हैं। और आतपन वह पर महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आपतन क्या है? आपतन तापमान के वितरण को, मतलब जो विस्तार होता है ना, जहाँ तापमान जो वितरण होता है उसको क्या करता है? प्रभावित करता है आपतन। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोकता है उसको आतपन कहलाती है। आतपन, जिसको पृथ्वी रोक लेता है ना उसी को आतपन कहते हैं। सूर्य से ऊष्मा आ रही है, उसको रोक लिया पृथ्वी, जितना को रोक पाता है ना उसी को आपतन कहते हैं। आपतन मतलब सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है। सबसे अधिक क्या होगा? भूमध्य रेखा पर। क्यों ना हो भूमध्य रेखा पर? पिछले अध्याय में भी हम लोग पढ़े कि भूमध्य रेखा पर क्या होता है? सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है, वहीं पे तो उष्ण कटिबंध होता है दोस्तों। याद करिए आप लोग, ठीक है? पिछला जो है क्लास में था ये सारी चीज़, ठीक है? पिछले वर्ग में। तो यहाँ पे क्या होता है? आपतन की अगर बात करें तो आपतन भूमध्य रेखा पर क्या होगा? सबसे अधिक होगा। ध्रुव की ओर जाएंगे तो धीरे घटते जाएगा, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या यह आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ में क्यों ढकी हुई होती है? तो क्यों बर्फ में ढकी हुई होती है, तो आपको समझ में आ गया। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। मतलब बोल रहा है कि अत्यधिक ताप अगर पृथ्वी को बढ़ जाए तो ये इतना गर्म हो जाए कि यहाँ पे कुछ फसल नहीं उग पाएगा। जैसे गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसोफेल्ट से बनी सड़कें और धातु की और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय वह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर में भीड़ वाले भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं और नगरों का तापमान बढ़ा देते हैं। तो अब गाँव की अपेक्षा नगर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो इसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मकान होते हैं, उसको रोक देते हैं। वहाँ पे कंक्रीट होता है, सीमेंट होता है, तो भवन में धातु होता है, ऐसा फिल्ट होता है, तो की बनी सड़क होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? ऊष्मा के साथ अवशोषित करता है और यहाँ पे गर्मी बढ़ा देता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ दिखा रहा था, ये सब हम पढ़ चुके थे। यहाँ पे देखिए तापमापी है, इसको क्या कहते हैं? तापमापी। ये ताप मापन कर रहा है, ठीक। दोस्तों बुखार मापते हैं जो थर्मामीटर बुखार मापते हैं ना, तो शरीर की ताप को मापता है, वो भी एक तापमापी ही है। जिसको थर्मामीटर कहते हैं वो भी एक तापमापी है, क्योंकि लेकिन वो शरीर का तापमान को मापता है। बस वो शरीर का ही तापमान माप सकता है, कुछ और तापमान वायुमंडल का तापमान नहीं माप सकता, ठीक है। लेकिन है एक तापमापी ही। तो इस तरह का एक तापमापी ये है। और यहाँ पे देखिए वायु दाब मापी, मतलब वायु की दाब को मापता है, तो इसका यंत्र ये है, वायु दाब मापता है। और यहाँ पे देखिए एक वर्षा मापी है, ये वर्षा को माप रहा है। वर्षा की मात्रा कितना वर्षा हुआ है उसका माप रहा है। यहाँ देखिए बात दिग्बदर्शी, मतलब पवन की दिशा को माप रहा है कि किस दिशा में पवन चलती है, कब चलेगी। तो ये बात दिग्बदर्शी माप रहा है। तो सब देख रहा था, यंत्र के बारे में कुछ बता रहा था।
यहाँ पे देखिए तापमान के मापने की मानक इकाई क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस में हम माप सकते हैं। इसका आविष्कार कौन किया था, एंडर सेल्सियस ने किया था, इसलिए इसको सेल्सियम में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, इसको आविष्कार जो किया था एंडर सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जम जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे वायु दाब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, बोल रहा है यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। क्या लगाती है, हम लोगों के साथ बल लगाती है वायु हम पर, किंतु हम उसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। देखिए, हम लोगों को भले ही पता ना चले, वायु हम लोगों पर चारों तरफ से क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, और विपरीत में हम भी वायु को धकेल रहे हैं कि नहीं, हम पर बल मत लगाओ, हम भी वायु के क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, मतलब वायु पर हम भी बल लगा रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या होता है, अनुभव नहीं होता है कि वायु हम पर बल लगा रहा है, क्योंकि विपरीत दिशा में हम भी बल लगा रहे हैं, और वो बल सबसे इंपॉर्टेंट को बल हम लोगों को पर चारों तरफ से बल लग रहा है। ठीक है, इसलिए अनुभव नहीं होता है। अब देखिए, बोला पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। जो पृथ्वी के सतह पर वायु द्वारा जो भार लगाया जाता है ना, जो दाब लगाया जाता है, उसी को कहते हैं वायु दाब। वायुमंडल के ऊपर जाने की दाब क्या होता है, गिरने लगता है। दाब तेजी से क्या होता है, गिरने लगता है। इसीलिए दोस्तों देखिएगा, ऊपर से क्या होता है, जब अंतरिक्ष में व्यक्ति जाता है ना, तो क्या पहन करके जाता है, वो क्या, किसका नाम होता है दोस्तों, अगर वो पहन करके नहीं जाए ना, तो वहाँ पे उसकी नसें फट जाती है, क्योंकि वहाँ पे दाब नहीं होता है। दाब वहाँ पे नहीं होगा तो हम देखिए, हमारा शरीर तो वायुमंडल पर दाब लगाएगा, वायुमंडल हमको दाब लगाएंगे ही नहीं, तो कैसे होगा, हमारा नसें क्या हो जाएगी, फट जाएगी, वहाँ पे हट जाएगी। तो ये सारी चीज़ होता है। और अभी वायुमंडल यहाँ पे धरती पर है, तो वायुमंडल हमको चारों तरफ से हमको दाब लगा रहा है, हम भी विपरीत में दाब लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, संतुलन बना हुआ है। लेकिन अंतरिक्ष पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है, जब वायुमंडल में धीरे धीरे ऊपर जाते हैं ना, तो क्या होता है, ऊपर जाने पर क्या होता है, दाब क्या होता है, तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे अधिक होगा, और सबसे ऊपर जाएंगे ना, ऊपर जाने पर क्या होगा, ये घटते जाएगा। वायु दाब का क्षैतिज विवरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र बनता है। मतलब कि जहाँ पे तापमान अधिक होगा, तो दाब कम होगा। यानी देखिए, जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे ना, तो तापमान बढ़ रहा था, तो दाब क्या होगा, घटता जाएगा। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नमी मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। कम तापमान वाले वायु में वायु ठंडी होती है, इसके परिणाम से यहाँ पे भारी होती है, और भारी वायु निमज्जित होकर के उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश क्या होता है। और वहाँ पे देखिए, तापमान अधिक होगा तो वायु कम होगा, दाब कम होगा। बोल रहा है कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। यहाँ पे देखिए, कुछ दे रहा था दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है। क्या है, चांद पर वायु है ही नहीं, इसलिए वहाँ दाब भी नहीं है। मतलब वायु नहीं है तो वहाँ पे दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं, तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। हम आपको बताया ना कि एक पोशाक पहन करके जाते हैं। यहाँ पे उस पोशाक का नाम नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ पे भी बस अंतरिक्ष पोशाक बोला है, तो हमको नहीं पता उस पोशाक का क्या नाम है। लेकिन एक अंतरिक्ष पोशाक वहाँ पे लोग क्या करते हैं, चांद पर जाते हैं तो पहन करके जाते हैं। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक न पहने, तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उसकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं, मतलब नहीं जीवित रह पाएगा दोस्तों, उस करने से फट जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा शरीर जो है वायुमंडल पर दाब लगाएगा विपरीत में, लेकिन वायुमंडल पर वहाँ पे दाब ही नहीं है, तो वायुमंडल हम पर दाब नहीं लगा पाएगा, इसलिए हमारे शरीर की नसें क्या हो जाएगी, फट जाएगी, शिराएं फट जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उच्च दाब बोल रहा है पवन, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर पवन की गति को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। आप पवन को कम करते देख सकते हैं, पवन को काम करते देख सकते हैं, जब सड़क पर गिरी पत्तियां को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है, तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के आसपास ही घटती है, तो सारी चीज़ें पता ही है। बोल रहा है कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। तीन उदाहरण सोचिए जब पवन तेज के कारण आपकी समस्या उत्पन्न होती है। पवन मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित होता है। तो कौन कौन से पवन अभी पढ़ेंगे, इसके पहले यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं। बोल रहा है पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होते हैं। जैसे देखिए, अगर पश्चिम से आ रही है तो पवन क्या होगा, पछुआ होगा। ठीक है, अगर पूर्व से आ रही है तो पूर्वैया कहता है ना कि पूर्वा हवा चल रहा है, मतलब पूर्वा हवा चल रहा है, उत्तरा हवा चल रहा है, उतरंगा, देहात में इसको उतरंगा कहते हैं, पूर्वैया पछुआ ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की पवन का ऐसे निर्धारण होता है। देखिए, पवन 3 प्रकार के बोल रहा था, स्थानीय पवन है, मौसमी पवन है और स्थानीय पवन, 3 प्रकार के पवनें होती है। ठीक है।